Hi, this is Juhi here and welcome back to my channel क्रिएटिव टीचिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, तो आइए हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है। निजी संवाद वाइगोत्स्की ने जो प्रिंसिपल दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे, उसके अनुसार निजी संवाद क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के आत्मकेंद्रिता का घोतक है। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है। निजी संवाद जो है वो क्या है? बच्चों के आत्मकेंद्रिता का घोतक है, या बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है, या जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है, या फिर यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी आंतरिक नहीं होता। वाइगोत्स्की ने अपने प्रिंसिपल दिए थे, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निजी संवाद क्या है? तो निजी संवाद क्या है आप लोग को पता होगा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, खुद से बात करने की उसमें प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, और बच्चे अपने आत्मकेंद्रिता और आत्म परिचालन पर करके अपने कार्य को संचालन करता है। तो आइए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के आत्मकेंद्रिता का घोतक है, ये तो नहीं होगा आत्मकेंद्रिता का घोतक। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है, अवरोधक भी नहीं होगा। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है, या यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी आंतरिक नहीं होता। नहीं होता, नेगेटिव में नहीं जाना है। फिर जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिए थे उसमें निजी संवाद से तात्पर्य यह है कि निजी संवाद जटिल कार्य को करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है। और वाइगोत्स्की ने जो प्रिंसिपल दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे, उसमें बच्चों के आत्मनिर्देशन और आत्म परिचालन के लिए निजी संवाद का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसमें निजी संवाद मौन आंतरिक संवाद में बदल जाता है। बच्चों में खुद से बातचीत करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। जब भी वो जटिल कार्य करते हैं तो उनके व्यवहार के संचालन में निजी संवाद सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों को गुलाबी कपड़ों एवं गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीली कपड़े और कार से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? प्रायः हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि लड़कियों को गुड्डे गुड़िया से खेलने के लिए दिया जाता है, या उन्हें पिंक फ्रॉक दिया जाता है, या पिंक फ्रॉक पसंद होता है, और लड़कों को कार या नीली कपड़ों दिया जाता है। तो यह जो समाज में प्रवृत्ति है यह किस चीज़ को दर्शाता है? तो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन 1 है जेंडर निरंतरता, जेंडर विविधता, जेंडर सशक्तिकरण एंड जेंडर रूढ़िवादिता। यह जो है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीली कपड़े और कार से जोड़ा जाता है, यह समाज की वो प्रवृत्ति है जो बहुत सालों से चली आ रही है, और
ये एक प्रकार की बहुत दिनों से चलने वाली स्थिर प्रवृत्तियों में से है जो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। समाज में अभी भी लड़कों लड़कियों में बहुत भेदभाव किया जाता है और यही भेद जेंडर विभेद भी कहलाता है। तो जेंडर विविधता तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सशक्तिकरण जिसमें लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है ये भी नहीं होगा। जेंडर निरंतरता भी नहीं होगा। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सीता अपनी कक्षा में बच्चों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न क्रियाकलापों का उपयोग करती है और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है, यह समर्थन करता है। सीता जो है वो अपनी कक्षा में बच्चों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न कार्यकलापों का उपयोग करती है और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। यह जो है ये जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसमें बच्चों को सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए वो विभिन्न कार्यकलापों का उपयोग करती है और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। ये बढ़ावा किसको देता है? तो आपने पढ़ा होगा लेव वाइगोस्की के थ्योरी में कि जब हम सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों का उपयोग करते हैं और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए हम समूह बनाते हैं, तो यह थ्योरी लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दर्शाता है और समर्थन करता है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाना लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का समर्थन करता है। आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीएफ का कुछ क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा। एनसीएफ का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 वो क्या प्रस्तावित करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन मोटो है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ना और शिक्षा के भार को हल्का करना, ताकि वो अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत से ऐसे पॉइंट है जिसे प्रस्तावित की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करने को दर्शाता है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि को दर्शाता है। विवेचनात्मक चिंतन, विवेचन करके चिंतन को महत्व देता है और तार्किक सोच और तार्किक निर्णय लेने और नवाचार, नए नए विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए एनसीएफ 2020 में कहा गया है। तो ये हो जाएगा विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलापन में वृद्धि और रटंत अधिगम नहीं होगा, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना हो जाएगा। तो 1, 2 और 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 4। आप एनसीएफ 2020 का टॉपिक ज़रूर करके एग्ज़ाम में जाएं, जिससे आपको 1 और 2 मार्क्स एकदम फिक्स है। एनसीएफ 2020 बहुत
वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का सृजन कैसे किया जाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा, हाँ आप लोग टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान ये टॉपिक आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चों की भागीदारी और सहभागिता में ज़्यादा अवसर मिलते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, फीडबैक देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अगर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित ही कर देंगे तो शिक्षा का सृजन कैसे किया जाएगा? बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों के बीच में भय की अवस्था रखकर, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों के बीच में भय की अवस्था रखकर हम कभी भी बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। अब आप लोग बताएंगे कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर होगा या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। यहाँ है कि बाल केंद्रित शिक्षा को हम लोग कैसे सृजन कर सकते हैं या कैसे किया जा सकता है बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन हम लोग विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में, जो भी उनके क्वेश्चन के निष्पादन है, जो भी डॉट है, उसके बारे में समय पर फीडबैक देकर, प्रतिपुष्टि देकर हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन कर सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के भागीदारी और सहभागिता के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा जो होते हैं उसमें बच्चे खुद से स्वयं का अवलोकन करते हैं या क्वेश्चन आंसर का खोजबीन करते हैं, और जो भी उनके मन में अवधारणाएं बनती हैं उनके प्रति वो अपनी समझ को विकसित करते हैं। यही बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें बच्चे अपने द्वारा कार्य करके बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी कक्षा को एक अच्छा बनाते हैं। ये टॉपिक भी आप लोग ज़रूर करके जाएं, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चलिए 6 क्वेश्चन है। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, जो बी और डी के अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? राजू नाम का कोई लड़का है, जैसे हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे बी को डी लिखते हैं या अंक में उन्हें 16 की जगह वो 61 लिखता है, तो वो क्या दर्शाता है? यह किसके प्राथमिक लक्षण है? बच्चे जो हैं वो बी को डी अक्सर लिखते हैं और भ्रमित रहते हैं कि डी होगा या बी होगा। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? पठन वैकल्य, स्वालीनता क्रम विकार, शैक्षणिक असहायता एंड लेखन वैकल्य। आप लोग अधिगम अक्षमता पढ़ेंगे टॉपिक, जिसमें डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, जितने भी अधिगम अक्षमता है आप उसे एक बार ज़रूर कर लें। वैसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी, जहाँ से आपके 1 मार्क्स बिल्कुल फिक्स रहते हैं। तो ये आएगा पठन वैकल्य में, जिसमें बच्चा बी को डी लिखता है और डी को बी लिखता है,
अंक में गलती करता है, 61 की जगह 16 लिखता है, 15 की जगह 51 लिखता है, तो ये पठन वैकल्य में आएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों का विकास इनमें से किसका समर्थन करता है? करता है। आइए, बच्चों का जो विकास होता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, और चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, तो बच्चों का जो विकास है वो किसका समर्थन करता है? केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय एवं शिक्षा का, या आनुवांशिकता एवं वातावरण के बीच परस्पर अंतरक्रिया का? तो केवल आनुवांशिकता से तो बच्चों का विकास नहीं होगा, केवल वातावरण से तो बच्चों का विकास नहीं होगा, विद्यालय एवं शिक्षा से तो बालक का विकास केवल नहीं होगा। तो आइए हम लोग ये होगा आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतरक्रिया का। बच्चों का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर सहयोग से बच्चों का विकास होता है। जो डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतरक्रिया करके होता है। बालक का जो संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है वो आनुवांशिकता यानी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। आनुवांशिकता और वातावरण जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहयोगी होते हैं। बालक में मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होता है। जो भी उनकी मूल प्रवृत्ति है वो आनुवांशिकता द्वारा होता है, और इस मूल प्रवृत्तियों का जो विकास होता है वो वातावरण में होता है। वातावरण से ही बच्चों में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास होता है। इसीलिए आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया से बच्चों का विकास अच्छा होता है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाई हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप एक बार ज़रूर देख के जाएं। और इन सारे टॉपिक से 1 मार्क्स फिक्स होते हैं। सो प्लीज़ आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन करके जाइए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। थैंक यू।